हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, मेरा नाम दिनेश है और हम आज से गणित की कक्षाएं लगाने जा रहे हैं। तो कक्षा 10 के लिए हम मैथ पढ़ेंगे। अब हम आज देखेंगे कि मैथ में हमें पढ़ना क्या है। उसके बाद हम अगली क्लास से गणित के बारे में और अच्छे से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, देखते हैं। और हमारी ये जो गणित की किताब है, गणित की बुक है, इसमें हमारे पास चैप्टर कौन कौन से हैं, पहले उनके बारे में बात करेंगे। फिर उनमें हम ये देखेंगे कि उनमें पढ़ना क्या क्या है, कितना समय लगने वाला है, और फिर आगे हम कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या है, कौन कौन से चैप्टर है हमारी इस किताब में। तो देखिए, ये आ गया हमारी विषय सूची। और इसमें जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। रियल नंबर क्या होते हैं, और उसके अंदर इस पहले चैप्टर में अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, रियल नंबर से जुड़ी हुई जो प्रमेय हैं वो क्या हैं, और परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं वो क्या होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो कुल मिलाकर जितनी वास्तविक संख्याएं होती हैं और वो उनसे जुड़े हुए जितने भी प्रमेय होती हैं, हमें ऑपरेशन साइन में क्या क्या करने होते हैं वो सब हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा है। और उसके बाद हमारे दूसरा जो चैप्टर आता है वो है बहुपद, ये पॉलिनोमियल्स। अब बहुपद क्या होते हैं, इनमें भूमिका क्या होती है, वो हम वहाँ देखेंगे। बहुपद के शून्याङ्कों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। अब बहुपद क्या होता है पहले तो वो देखने वाले हैं। अब बहुपद में भी शून्याङ्क क्या होते हैं फिर वो देखेंगे। किसी भी बहुपद के शून्याङ्क और गुणकों में फिर संबंध क्या होता है उसको हम ज्ञात करेंगे, संबंधों को हम जानेंगे। तो ये है बहुपद। बहुपद भी कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही। तो हम बहुपद देखेंगे, बहुपद में शून्याङ्क देखेंगे, और शून्याङ्क और गुणांक क्या होते हैं और उनमें संबंध क्या होता है वो देखने वाले हैं। अच्छा, हम यहाँ ये देख लें, ये जो चैप्टर्स हैं सारे, ये जो सारे के सारे चैप्टर्स हैं वो हम किस में पढ़ेंगे, वो हम पढ़ने वाले हैं हिंदी में। बच्चों, हम किस में पढ़ेंगे, हिंदी में। ये सिर्फ हिंदी मीडियम की क्लास रहेगी, इंग्लिश मीडियम की क्लास नहीं रहेगी। हालांकि कुछ शब्द जो हैं वो हम इंग्लिश टर्म्स जो हैं वो हम यूज़ करेंगे इसमें, क्योंकि सारी सारी हिंदी हम बोल नहीं सकते। ठीक है, इंग्लिश टर्म्स हम यूज़ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन ये जो सारी क्लासेस हैं वो सारी हिंदी में चलेगी। बुक्स जो है वो जितनी भी बुक आएंगी, जितने भी चैप्टर आएंगे हमारे, वो सब हम हिंदी में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए, हमारा तीसरा जो चैप्टर रहेगा वो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म रहेंगे। कुल मिला के हमें पढ़ना क्या है, समीकरण पढ़नी है तीसरे चैप्टर में। तीसरे अध्याय में हमें समीकरण पढ़नी है, और समीकरण भी कौन सी, दो चर वाली। हमने अभी तक ये पढ़ी होगी, कौन कौन समीकरण पढ़ी है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ऐसी कुछ हमने इक्वेशन पढ़ी होगी, समीकरण पढ़ी होगी, है ना। अब ये जो समीकरण है वो एक चर वाली है। एक चर वाली कैसे है सर, यहाँ क्या है x, यहाँ भी क्या है x, और यहाँ है अचर, यानी कि जो वेरिएबल नहीं है अचर है। यहाँ x आ गया, यहाँ x आ गया, यानी दोनों तरफ क्या है x है। यानी कितने अचर हैं सर जी, कितने चर हैं, एक ही चर है। पूरी इक्वेशन में x ही आ रहा है, ना कोई y आ रहा है, ना z, ना p, ना q, कुछ और नहीं आ रहा है। लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, दो चर वाले, जिसमें सिर्फ x ना हो, जिसमें x के साथ साथ क्या हो, y भी हो। अगर कहीं p दे रखा है तो q भी होगा, कहीं r दे रखा है तो s भी होगा। कहने का मतलब हमें कम से कम दो चर वाले यहाँ इक्वेशन पढ़नी है, समीकरण दो चर वाली पढ़नी है। अब रैखिक जो समीकरण होगी दो चर वाली, उसका ग्राफी विधि से हम उसको हल करेंगे इसमें। इसके अलावा जो समीकरण को हल करेंगे वो बीजगणितीय विधि भी होती है, उससे भी करेंगे। तो कुल मिला के इसमें दो विधियाँ, एक ग्राफी विधि और एक बीजगणितीय विधि, उन दोनों को पढ़ेंगे। बीजगणितीय विधि कौन कौन सी, एक तो प्रतिस्थापन विधि है और एक विलोपन विधि है। दो मेथड हमें मिल गए, प्रतिस्थापन और विलोपन। इन दोनों को इसी चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद बच्चों, उसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर रहेगा वो है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है वो हम यहाँ देखेंगे इस चैप्टर में। और इसके अलावा गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाता है वो देखेंगे। द्विघात समीकरण क्या होती है, जिसमें दो घातें होती हैं, यानी कि अगर मैंने यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x, वही इक्वेशन फिर से लिख रहा हूँ, प्लस
प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब मेरे पास ये एक समीकरण है, तो ये समीकरण क्या है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं द्विघात समीकरण बोलूँगा। द्विघात समीकरण क्यों बोलूँगा, क्योंकि इस इक्वेशन में सबसे अधिक घात कितनी है, 2 घात। जब 2 घात अधिकतम है तो उसको मैं द्विघात समीकरण बोलता हूँ। जब 3 घात पहुँच जाती है उसको मैं त्रिघात बोलूँगा। तो हमारे पास द्विघाती है, यानी कि इस तरह की इक्वेशन हम पढ़ने वाले हैं। अब इस तरह के इक्वेशन में हमारे पास एक और देखने मिलेगा, इसमें इस द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, मूल क्या होते हैं वो हम देखेंगे। अब मूल क्या होते हैं, इन्हें हम मूल समानता मानते हैं, अल्फा और बीटा, वैसे कुछ भी मान सकते हैं, अल्फा और बीटा हम लेके चलते हैं, 2 मूल। अब वहाँ पर मूलों का जोड़ क्या होता है, मूलों का गुणा, मूलों में संबंध क्या होता है, तो लगे मूल ज्ञात करने होते हैं, वो हम इस चैप्टर में हम आगे पढ़ने वाले हैं। बहुत आसान है। ये देखिए मूलों की प्रकृति कैसी होती है। तो मूलों की प्रकृति जो है वो वास्तविक भी हो सकती है और काल्पनिक भी हो सकती है। कैसी हो सकती है, काल्पनिक भी हो सकती है। तो दोनों तरह से हम देखने वाले हैं। उसके बाद अगला जो चैप्टर है हमारा वो है समानांतर श्रेणी, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी जिसको बोलते हैं। एपी जीपी की सीरीज होती है, इसमें हमारे पास सिर्फ एपी है, समांतर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी या हरात्मक श्रेणी इसमें नहीं है। हमें सिर्फ समानांतर श्रेणियाँ पढ़ना है। समांतर श्रेणियाँ क्या होती है वो हम देखने वाले हैं। इसके बाद अगर समांतर श्रेणी का nवां पद हमें दिया हुआ हो या हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, एपी के प्रथम n पदों का योगफल निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। आसान है बिल्कुल, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। समांतर श्रेणी 5वां हमारा चैप्टर रहेगा। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर है त्रिभुज। त्रिभुज तो लगभग सभी को आता है, आसान लगता है, बचपन से बनाते हुए आ रहे हैं ट्रायंगल को। त्रिभुज कैसा होता है, त्रिभुज सही कई तरह का होता है, लेकिन हम सामान्यतः ऐसे ही बनाते हैं, जिसमें हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। सर जी त्रिभुज क्या होता है, जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, आपस में मिले होते हैं, या 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। इस तरह से बनते हैं। अब त्रिभुज भी कई तरह के होते हैं। त्रिभुज कौन कौन से होते हैं, ये जो मैंने बनाया लगभग कैसा बनाते हैं हम, समबाहु। समबाहु यानी कि समबाहु जिसकी सारी भुजाएं क्या हो, समान हो। एक होता है समद्विबाहु, जिसमें कितनी भुजाएं, 2 भुजाएं सम हो, बराबर हो। एक होता है विषम बाहु, जिसमें कितनी हो, कोई भुजा समान ना हो, सारी अलग अलग हो, वो होता है विषम बाहु। तो लगभग 3 तरह के हमारे पास त्रिभुज होते हैं सामान्यतः। इसके अलावा न्यून कोण त्रिभुज होता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है, वो हम आगे देखेंगे इसी में। विशेष हमारे पास क्या है इसमें समरूप आकृतियाँ हैं। कुल मिलाकर त्रिभुज की समरूप आकृतियाँ हैं, त्रिभुजों की समरूपता पढ़ने वाले। जहाँ त्रिभुजों की समरूपता आ जाती है वहाँ कुछ कसौटियाँ आ जाती हैं, कुछ लिमिटेशंस आती हैं, कुछ यूटिलिटीज़ आ जाती हैं। कैसे हम उनका यूज़ करने वाले हैं, त्रिभुजों को क्या पढ़ेंगे, उसमें कैसे पढ़ेंगे, सवाल हल करेंगे, तब हमें वहाँ जानने को मिलेगा इनके बारे में। अगला जो चैप्टर हमारा रहेगा वो है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें क्या पढ़ेंगे, हम दूरी सूत्र पढ़ेंगे, विभाजन सूत्र पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। फिर हमें पढ़ना है त्रिकोणमितीय का परिचय। ये हमारा 8वां चैप्टर रहेगा, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति क्या होता है, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, क्लास 9 में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात हमने पढ़े थे, 6 अनुपात होते हैं जिसको हमने देखा था। इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा देखा था ना। और इसका उल्टा, उल्टा क्या होता है जी, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। ये 6 हमने अनुपात देखे थे, इन 6 अनुपातों के बारे में हमने पढ़ा था। यहाँ फिर से यही पढ़ना है, कितनी अच्छी बात है, फिर से वही पढ़ेंगे जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ना है। सर जी और क्या पढ़ना है, इनके कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि थोड़े बहुत कोण हैं जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में जो कोण आते हैं, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में जितने भी कोण हैं, जितने भी अनुपात हैं, उनके कोण हैं, वो हम देखने वाले हैं, उसमें वो देखेंगे। और उसके बाद आगे जो हमें पढ़ना है वो है त्रिकोणमितीय
सर्वसमिकाएँ। सर्वसमिकाएँ क्या क्या होती है, कितनी सर्वसमिकाएँ हैं? ज़्यादा नहीं है, 2-3 ही है। उसको हम देख लेंगे। त्रिकोणमिति का परिचय इस चैप्टर में बहुत आसान है, आपको बहुत मज़ा आएगा। आगे देखिए, अगला जो चैप्टर है हमारे पास त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें ऊंचाइयाँ हैं, दूरियाँ हैं। अब ये हमें देखना क्या है, हमें देखना है कि पहले त्रिकोणमिति क्या होते हैं, उनके अनुपात क्या होते हैं, वो देख लेंगे। फिर हम ये देखेंगे उनका यूज़ कहाँ है, उनका उपयोग क्या है। तो उनका उपयोग है सर ऊंचाइयाँ और दूरियाँ निकालने में। ऊंचाई कौन सी, देखिए ये कोई मीनार हो गई, ये कोई पहाड़ी हो गई, ये कोई दीवार हो गई, कुछ भी हो सकता है। उसके सहारे मैंने एक सीढ़ी को खड़ी कर दिया, तो बताइए ये सीढ़ी की लंबाई है 25 सेंटीमीटर। इतनी छोटी तो नहीं होती है, मान लेते हैं, सवाल के लिए मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर की सीढ़ी है, जो कि एक दीवार के सहारे खड़ी है। दीवार की जो ऊंचाई है वो 24 सेंटीमीटर है। तो बताइए इस दीवार के आधार से लेकर इस सीढ़ी के पैरों तक, सीढ़ी के पाद तक कितनी दूरी मिलेगी, तो ये हमें निकालना होगा। ये कैसे निकालेंगे, ये वही त्रिकोणमितीय अनुपातों से निकालेंगे। ठीक है, तो बहुत आसान है, ये भी हम याद करेंगे, बहुत बढ़िया याद होगा। उसके बाद अगला जो चैप्टर हमारा है व्रत। व्रत यानी कि सर्कल। अब सर्कल के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। सर्कल क्या होता है, सर्कल की स्पर्शरेखा क्या होती है। स्पर्शरेखा यानी कि सर्कल बनाया, सर्कल की छूती हुई जो रेखा जाती है उसको क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं इसको, स्पर्श रेखा, यानी कि टेंजेंट। हमारी टेंजेंट हो गई। तो एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। क्या जी, मैंने एक बिंदु मान लिया, ये एक वृत्त ले लिया और बोला है कि एक बिंदु से एक वृत्त पर, इस बिंदु से इस वृत्त पर कितनी स्पर्शिका खींची जा सकती है। तो ये लो, ये मैंने ऊपर भी खींच दी, ये मैं नीचे भी खींच दी, और कितनी खींची जा सकती है, कसर नहीं, बस यही खींची जा सकती है। तो एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्शिकाओं की संख्या कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। अब कौन कौन सी होती हैं, उनकी दूरियाँ कैसे निकालते हैं, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, बहुत आसान है। उसके बाद देखो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब वृत्त हमने बना दिया, वृत्त कुछ क्षेत्रफल भी तो घेरता है ना, कुछ एरिया घेर रहा है क्या यहाँ पर, बिल्कुल घेर रहा है। अब जो एरिया घेर रहा है, एरिया बना रहा है, क्षेत्रफल बना रहा है, उसको तो निकालना पड़ेगा। ये त्रिज्य खंड बनाता है, वृत्त खंड बनाता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वो यहाँ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अगला जो चैप्टर रहेगा उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन देखना है। कजी किसका देखना है, वो ठोसों का देखना है। ठोसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे और ठोसों का आयतन भी देखेंगे। अब ठोस में क्या क्या आते हैं, कभी ठोस में बेलन आता है, शंकु आता है, गोला आता है। ठीक है, क्या क्या आता है, बेलन, शंकु, गोला, इस तरह की जो आकृतियाँ हैं वो ठोसों में आती हैं। ये 2-3 आकृतियाँ, इनके बारे में हमें पढ़ना है। इनका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका आयतन निकालेंगे। ठीक है ना। उसके बाद जो है हमारा चैप्टर अगला है सांख्यिकी, स्टेटिस्टिक्स। ये बहुत आसान है। इसमें क्या करेंगे, हमें कुछ आंकड़े दिए हुए होंगे, आंकड़े यानी कि डेटा। डेटा से हम क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे, उनका बहुलक निकालेंगे और माध्य निकालेंगे। तो ये 3 बातें हैं इसमें निकालने वाली। माध्य क्या होता है, माध्य हम एक तरह का औसत लेके ही चलते हैं, माध्य औसत ही होता है। बहुलक क्या होता है, बहुलक होता है यदि हमें कुछ आंकड़े दिए जाते हैं, उन आंकड़ों में जिस संख्या का या जिस संख्या की पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा होती है वही बहुलक होता है। जैसे मैंने कुछ आंकड़े दिए, 1, 2, 5, 7, 8, 7, 2, 3, 7, 3, 7। ये 3 सही नहीं लगा, ये 3 आ गया। ठीक है, ये 3 है, 3 3 3 3। ठीक है, हाँ। तो अब मुझे ये देखना है इसमें बहुलक क्या है। हमें आंकड़े दिए जाएंगे, इसमें बताया पूछा जाएगा कि बहुलक बताओ। तो मैं देखूंगा कि 1 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 ही बार आया है। 2 कितनी बार आया है, 1, 2, 2 ही बार आया है। 2 कितनी बार आया है, 2 ही बार आया है। ठीक है, 3 कितनी बार आया है, 3 आया है। 1, 2 ही बार 3 आया है। फिर 5, 5 सब 1 ही बार आया है। फिर 7, 1, 2, 3 और 4, 7 4 बार आया है। ठीक है, 8,
एक ही बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया है? 7। जो 7 है वो कितनी बार आया है? 4 बार। इसका मतलब बहु इन आंकड़ों का बहुलक क्या हुआ? हमारे पास बहुलक आया 7। कितना आसान है, देखना है और लिखना है। और फिर हम माध्य की बात करेंगे, माध्य क्या होता है उसके बारे में थोड़ी बहुत आगे बात करेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे तब सब समझ में आएगा। अगला जो चैप्टर है और जो हमारा लास्ट चैप्टर है इस मैथ की किताब का, प्रायिकता। प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। क्या है? प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना। क्या है बच्चों? संभावना। किसकी संभावना? घटना के घटित होने की संभावना। घटना के घटित होने की संभावना। काजी सर समझ में नहीं? अरे समझेंगे, चैप्टर में समझेंगे। यहाँ क्या देखेंगे? यहाँ ये देख लो, ये क्या है? 1 रुपये का सिक्का है। ये है 1 रुपये का सिक्का। ठीक है, लग रहा है सिक्का? नहीं लग रहा सर। कोई नहीं, लगेगा, बाद में लगेगा, अभी सिर्फ ये समझ लो ये सिक्का है। इसका हम क्या करेंगे? इसका हम करेंगे टॉस। क्रिकेट में होता है ना टॉस, खेलों में टॉस होता है। तो इसको उछाला, जैसे इसको उछाला, टॉस किया इसका, तो इस पर एक तरफ क्या होता है? एक तरफ हेड होता है और एक तरफ क्या होता है? टेल होता है या नहीं होता? एक तरफ हेड होता है और एक तरफ टेल होता है। अब इस सिक्के को उछाला है, टॉस किया है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो घटना के घटित होने की संभावना कितनी है? ये सिक्का ऐसा तो है नहीं जैसे मैंने उछाला, उछाला के सीधा गिर गया, ऐसे तो गिरेगा नहीं। अब या तो उस पर हेड आएगा या उस पर टेल आएगा, नीचे गिरेगा तो आएगा। तो टोटल संभावना कितनी हुई? घटना कितनी बन सकती है? तो सर या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है आने पर। तो टोटल 1 और 1 2। तो टोटल घटनाएं कितनी बन सकती हैं? टोटल बन गई 2। संभावना हमारे पास टोटल जो है वो बन जाती है 2। ठीक है। अब हमारे पक्ष में कितनी घटना गई? हमारे पक्ष में कितनी घटनाएं आई? मान लो कि मुझे चाहिए हेड, सिक्का उछाला और मुझे हेड चाहिए, मुझे टॉस जीतना। मेरे पक्ष में हेड ही आना चाहिए, मेरे फेवर में, मेरे पक्ष में हेड आना चाहिए। हेड आने की कितनी प्रायिकता है? सर जी हेड एक ही बार आ सकता है, लेकिन टोटल संभावना कितनी है सिक्के की? या तो उस पर हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। मतलब टोटल संभावना कितनी? 2। 2 में से हेड कितनी बार आ सकता है? एक ही बार आएगा। तो मेरे पक्ष में कितना गया? 1/2। तो ये क्या हुई? हेड आने की प्रायिकता कितनी है? 1/2। अच्छा, मेरे विपक्ष में क्या होगा? मतलब मुझे टॉस हारना हो तो, मेरे क्या आना चाहिए? टेल आना चाहिए। अच्छा, टोटल घटनाएं कितनी? टोटल तो वही रहेंगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 घटनाएं होंगी। और मेरे विपक्ष में जाएंगी यानी कि टेल आना चाहिए। टेल आने की घटना कितनी? 1। यानी कि मेरे विपक्ष में कितनी हुई? 1/2। तो ये प्रायिकता होगी विपक्ष की। इसी तरह से हम 13वां चैप्टर पढ़ने में, ये सॉरी प्रायिकता का चैप्टर पढ़ेंगे। तो टोटल हमारे पास जो चैप्टर्स रहेंगे इस बुक में वो है 14। और 14 चैप्टर्स में से हम जो स्टार्ट करेंगे वो पहले चैप्टर से ही प्रारंभ करने वाले हैं, वास्तविक संख्याओं के बारे में। ठीक है, रियल नंबर्स क्या होते हैं वहाँ से प्रारंभ करेंगे और आखिर में प्रायिकता तक जाएंगे। ठीक है, तो अगली कक्षा में हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग सब जरूर जुड़िएगा और इस चैप्टर को अच्छे से समझिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।